नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 2023 की शुरुआत होते ही पूर्वोत्तर के चुनावों का ऐलान होने की खबर आ गई। एक बड़ी खबर आने वाली है। 2:30 बजे चुनाव आयोग जो है घोषणा कर सकता है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है इस साल जम्मू कश्मीर समेत कुल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनकी शुरुआत पूर्वोत्तर भारत से होने जा रही है, जहाँ 3 राज्यों में नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव हो सकते हैं। नागालैंड विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च को खत्म हो रहा है, मेघालय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को खत्म हो रहा है और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को खत्म हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि पिछली बार भी यानी 2018 में जब चुनाव आयोग ने इन राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान किया था, उस दिन भी तारीख थी 18 जनवरी। तो ठीक 18 जनवरी 2018 को 3 राज्यों के चुनावों का ऐलान किया गया था और इस बार भी आज 18 जनवरी है। पिछली बार जब चुनावों का ऐलान किया गया तो इन 3 राज्यों में से 2 राज्यों के चुनाव 27 फरवरी को हुए थे, मेघालय और नागालैंड के, और 18 फरवरी को त्रिपुरा में हुए थे। एक बार देख लेते हैं जो चुनाव की स्थिति है विधानसभाओं की। देखें, नागालैंड में जो सरकार है, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा तीनों जगह यूं तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी और बीजेपी सहयोगी दलों की। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, नागालैंड में बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकार है, जिसे एनडीपीपी सरकार कहते हैं। वहाँ पर एनपीएफ को सबसे ज़्यादा सीटें उस वक्त मिली थी। 2017 में 18 सीटें उस समय उनको मिली थी। त्रिपुरा में 60 सीटों का चुनाव होने, जिसमें बीजेपी को 36 सीटें मिली थी, सीपीएम को 16 सीटें मिली थी, आईपीएफटी को 8 सीटें मिली थी। त्रिपुरा में बड़ा बदलाव किया था 2018 के चुनावों में, जब लेफ्ट के लंबे समय तक चल रहे 1998 से 2018 20 साल के शासन को खत्म किया था। माणिक सरकार के जो शासन चल रहा था, वहाँ पे सीपीएम के चीफ मिनिस्टर थे, उनका शासन खत्म हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला था। 60 में से 36 सीटें और 43% वोट मिला था। मार्क्सवादी पार्टी को भी वोट परसेंटेज करीब करीब उतना ही था। आईपीएफटी को 7.5% वोट मिले थे, लेकिन वोटों में अंतर कम होने के बावजूद त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक बदलाव किया था। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग 2:30 बजे कर सकता है। इस पर चर्चा करेंगे हम। लगातार 1.5 घंटे तक पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब, कांग्रेस के नेता रत्नाकर सिंह साहब और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूँ, 3 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तीनों राज्यों में सो कॉल्ड बीजेपी की सरकार है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी की सरकार सहयोगी दलों के साथ है, या सहयोगी दलों के साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। कुल मिलाकर नतीजा ये कहता है इन तीनों विधानसभाओं का कि आप चुनाव जीतें या ना जीतें, सरकार तो बना ही लेते हैं, जैसे 2018 में बनाई थी। तो इस बार भी चुनावों की तैयारी शुरू कर रहे हैं या सरकार बनाने की? देखिए, आप स्वतः अभी 10 सेकंड पहले बता रहे थे कि एक लंबे समय से त्रिपुरा में किसी की सरकार थी 40 साल से, और बीजेपी ने अपने दम पे बड़ी मेहनत करके और वो अपने खाते में, बीजेपी के खाते में करने का कार्य किया। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करती रही, जिसके नाते हम बड़े बड़े चुनाव जीते रहे। और जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसके लिए 2-3 बड़ी योजनाएं लेकर आए, जैसे पीएम-DY योजना है, पर्वतमाला योजना है, और वहाँ सबसे बड़ी जो चीज थी कि बिजली बहुत कम थी, उसको देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और एक जिले से लेकर दूसरे जिला तक, एक मुख्यालय से लेकर दूसरे मुख्यालय तक जो सड़कों का कार्य चल रहा है, इसके नाते भी लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। तीसरी बात, जो सरकार की योजनाएं हैं उसका सर्वाधिक लाभ नॉर्थ ईस्ट को भी मिला है। कोविड काल में भी आप देखे होंगे, वहां कोरोना की वैक्सीन पहुंच जाती है, वहां ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके बाद जो राशन योजना है, जो बिजली योजना है, जो आवास योजना है, जो सौभाग्य योजना है, इस तरह की जब योजनाओं का लाभ वहां के लोगों को मिलता है। और एक सीमा विवाद था, उस सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए लगातार बैठकें करा के 2 राज्यों के बीच में सीमा विवाद को समाप्त करा के विकास वाली सरकार विकास को जब चाहती है तो निश्चित तौर पे वहां के लोग अपनाते हैं।
जी। हमारे अलग से ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय बनाकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि हर महीने कोई ना कोई मंत्री वहां पे जाएगा, क्योंकि पहले नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ प्रदेश माना जाता था। आज वो ऐसा प्रदेश, एक विकास का प्रदेश माना जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो पर्वतमाला रोपवे श्रृंखला हम चला रहे हैं, उसके नाते वहां के लोगों के अंदर खुशहाली आ रही है, सुख और समृद्धि आ रही है। ठीक है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। जी रत्नाकर जी, कांग्रेस के लिए इन चुनावों में क्या है? यहाँ पर तीनों राज्यों में स्थिति आपकी भारत के जो दूसरे हिस्से हैं वैसी ही है, कुछ करेंगे आप क्या इस बार? देखिए विजय जी, जहाँ तक बात रही है मेघालय की, तो वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे हम लोग का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने अभी सवाल किया कि चाहे जीते चाहे हारे सरकार तो आप बना ही लेंगे जी। तो कुछ इसी तरह की मानसिकता अगर रही तो कहीं न कहीं खरीद फरोख्त या ऑपरेशन लोटस जैसे ये ऑपरेशन चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी करती है। लेकिन पिछली बार से सबक जो है जनता इस बार जरूर लेगी, क्योंकि जनता ने देखा कि जो जनता ने जनादेश दिया जिस पार्टी को, उस पार्टी का सरकार बनने की जगह इन लोगों ने खरीद फरोख्त के माध्यम से मेघालय हुआ है उसमें अपनी सरकार को बना लिया। तो और इनके एक नेता ने बहुत पहले भी कहा था, आपकी ही बात को मैं दोहरा देता हूं कि राम माधव जी जो आरएसएस के नेता थे और फिर भारतीय जनता पार्टी में वो संगठन में आ गए, उन्होंने कहा था एक बात, बहुत बखूबी बात कहा था और अभी तक मुझे याद है, ये बात करीबन 2 साल पहले कहा था। उस समय उन्होंने कहा था कि जिस राज्यों में हम चुनाव जीतते हैं वहां तो हम सरकार बना ही लेंगे, लेकिन जहां पे अगर हम सरकार नहीं बना पाने की क्षमता में है वहां पे भी आज जो भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में पहुंच चुकी है कि वह कम सीट होने के बावजूद भी सरकार बना लेगी। मतलब उनके कहने का साफ था कि एन केन प्रकारेण, चाहे भले जनता के जनादेश का अपमान करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में काबिज रहेगी, उसके लिए जनता का जनादेश का अपमान ही क्यों न करना पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जनता भी इस बार समझ रही है और अभी जो चुनाव हो गए 3 राज्यों में उसमें इनको माकूल जवाब मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े योजनाएं अभी गिना रहे थे, योजनाएं गिनाने को ले तो हजारों हैं, लेकिन धरातल पे वो योजनाएं कितनी क्रियान्वित हुई है वो तो शून्य है, जिसका खामियाजा आपने देखा हिमाचल प्रदेश में गडकरी जी जब वहां गए थे तो तमाम चीजों का आपने वीडियो देखा होगा कि वो गिना रहे थे, लेकिन आदतों का तो हासिल क्या हुआ, वहां की जनता इनकी जो है कुनीतियों से अजीजा थी और कहीं न कहीं जनता चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे आए और एक समृद्ध राज्य बनाए और समृद्ध सबका सर्वांगीण विकास करे। जी प्रेम कुमार जी, आप हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं, जो एसएन सिंह साहब कह रहे हैं, अब आजकल पॉलिटिकल मॉरलिटी की बात तो बची नहीं, मॉरल पॉलिटिक्स की बात नहीं है। और ये एक्सक्यूज़ देना कि बीजेपी ने इन्हें तोड़ फोड़ के बना ली सरकार, तो आपको तो किसी ने मना नहीं किया, कांग्रेस को या किसी दूसरी पार्टी को किसी ने मना किया है क्या? तो आप अपनी हार या कमजोरी का जिम्मा दूसरे पर ठहराएं या मॉरल पॉलिटिक्स की बात करें, इसको कैसे आप देख रहे हैं? अभी ये तीनों राज्यों के चुनाव में उनके इश्यूज़ पर हम बात करेंगे, क्योंकि उनकी चिंता तो किसी ने की नहीं है। सबसे पहले ये है कि किसी की अनैतिक बात को कोई फॉलो क्यों करे। जी, राजनीति में नैतिकता को ही सब लोग बढ़ावा दे, वही ज़्यादा उचित है। तो इसीलिए आलोचना होती है जब बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार बनती है या ऑपरेशन लोटस जैसी बातें होती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अभी तो चुनाव का ऐलान होना, आगाज़ होना है। ये तो चुनाव के मैदान में जब जाएंगे तो जनता उसको तय करेगी कि इनकी बातों में कितना दम है। तो ये है। लेकिन इस साल जो 9 प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो चुनाव होने हैं उसकी पहली खेप एक तरह से समझिए 3 प्रदेशों में आज ऐलान होना है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है जिसमें उन्होंने हर प्रदेश को जीतने का लक्ष्य रखा है, तो उसके हिसाब से ये परीक्षा की उनके लिए पहली रहेगी, पहला मौका रहेगा। और विपक्ष अगर इस चीज़ को तोड़ देता है, जिसमें कि जैसे त्रिपुरा में हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा में थोड़ी फिजा बदली हुई से नज़र आ रही है कि खास करके कांग्रेस में लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, कहीं बीजेपी से भी छोड़ करके आए हैं, तृणमूल से भी छोड़ करके आए हैं। तो जब सत्ताधारी दल से कोई छोड़कर जाने लगता है दूसरी पार्टी में तो थोड़ी सी हवा को समझना ज़रूरी हो जाता है। ये त्रिपुरा में नज़र आ रहा है कम से कम। तो एक रोचक मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, लेकिन आसान इसलिए नहीं क्योंकि अगर 4th कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो गया
कि मान लीजिए टीएमसी भी चुनाव लड़ रही है, सीपीएम और कांग्रेस तो हालांकि एक साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं, तो 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट तो होना तय है। अगर क्षेत्रीय दल बीजेपी जोड़ लेती है तो जाहिर है कि बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत होगी जैसे पिछले बार रही थी, लेकिन अभी होना वो बाकी है। तो चुनावी समीकरण भी जो है वो आने वाले समय में दिखेगा। मेघालय जो है थोड़ा टर्फ रहेगा बीजेपी के लिए, जहां पर कि पिछली बार कम सीट होने के बावजूद वो सरकार बनाए थे गठबंधन में, लेकिन नागालैंड भी को आप कम बोलते हैं क्या प्रेम कुमार जी? 60 में नहीं, आप इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, तो गठबंधन में आप सही कह रहे हैं, 2 सीटों का फर्क था, मामूली फर्क था। गठबंधन जब होता है दोनों तरफ में तो ये, लेकिन वो टर्फ इस बार रहेगा। और नागालैंड में आप देख ही रहे हैं, नागालैंड में स्थानीय मुद्दे इस बार थोड़ा ज़्यादा जोर शोर से उठ रहे हैं, अलग प्रांत बनाने की बात उठ रही है। तो चुनाव रोचक होने वाला है और अभी से मुद्दे क्या सेट होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के ऐलान की, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड है। तीनों राज्यों में किस तरह से चुनाव होंगे, अभी 2:30 बजे की संभावना बताई जा रही है कि चुनाव आयोग इन तीनों राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दे। पिछली बार भी यानी 2018 में भी 18 जनवरी को इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान किया गया था। वहाँ पर त्रिपुरा में लेफ्ट पार्टीज के लंबे शासनकाल को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। इस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन के कीव में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है और हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। इसमें भी बड़ी खबर है कि हादसे में बताया जा रहा है कि यूक्रेन के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री की भी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर सीधे कीव से मिल रही है। यूक्रेन के कीव में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, अभी इस पर डिटेल्स आना बाकी है। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें यूक्रेन के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री की भी मौत होना बताया गया है। ये बड़ी खबर अभी अभी मिल रही है, इस पर हमें डिटेल का इंतजार है कि क्या डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। कीव में यह हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर हादसा, जिसमें यूक्रेन के होम मिनिस्टर समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर सीधे यूक्रेन से हमें मिल रही है, कीव से मिल रही है यूक्रेन के, जिसमें यूक्रेन के होम मिनिस्टर की मौत होने की खबर सामने आई है। इसी घटना में, इसी हादसे में 18 लोगों की मौत होने की खबर है। यह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। इस पर अभी चर्चा हम जारी रखेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या डिटेल्स हमको मिल रही है। जी, तो 18 लोगों की मौत हो गई है। अभी आप वैसे देख ही रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जो है चल रहा है, लेकिन ये एक हेलीकॉप्टर हादसा है। ये हेलीकॉप्टर हादसा कैसे हुआ है इसकी डिटेल्स भी अभी आना बाकी है, लेकिन इस हादसे में, ये जो हादसा कीव में हुआ है उसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। और यूक्रेन के जो होम मिनिस्टर हैं उनके भी इस हादसे में, इस हेलीकॉप्टर हादसे में मारे जाने की खबर बताई जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है, यूक्रेन से सीधी मिल रही है हमें, जिसके बारे में और डिटेल्स अभी मिलना बाकी है। लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे में 18 लोगों की मौत हुई और उसमें यूक्रेन के होम मिनिस्टर की भी मौत होने की खबर आई है। इसकी पुष्टि हो गई है कि 18 लोगों में जो लोग मारे गए हैं उनमें यूक्रेन के गृह मंत्री भी शामिल हैं। इस हादसे में यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो लगातार लंबे समय से चल रहा है। क्या उस युद्ध का ये मसला है, उससे जुड़ी हुई घटना है, या किसी सामान्य तरीके का हादसा है, इस पर अभी जानकारी मिलना बाकी है। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस हेलीकॉप्टर हादसे की है जो जला हुआ वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस हादसे के बाद आग की लपटें आपको दिखाई दे रही हैं। इस हादसे में, हेलीकॉप्टर हादसा, ये कीव में हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया 24/7 पर देख रहे हैं। यूक्रेन के कीव से, जहां पर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, इसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। और महत्वपूर्ण बात है कि इन 18 लोगों में यूक्रेन के होम मिनिस्टर भी शामिल हैं। इस पर जैसे डिटेल्स मिलेंगी हम आपको आगे लेकर चलेंगे। अभी चर्चा करते हैं भारत के पूर्वोत्तर में होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के ऐलान की। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय मिश्रा भी जुड़ गए हैं, जो त्रिपुरा सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, मीडिया सलाहकार भी रहे हैं मुख्यमंत्री के, मेरे मित्र हैं संजय मिश्र। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रिपुरा में एक बड़ा उलटफेर हुआ था 2018 में। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी लेफ्ट पार्टी के शासन को, लंबे शासन को खत्म करके, लेकिन 5 साल में ही इतनी उठापटक हो गई कि वहाँ पे मुख्यमंत्री बदलना पड़ा,
और आज जो सरकार है थोड़ा मुश्किल में लग रही है। आपको क्या स्थिति पता है, क्योंकि आप वहाँ का बहुत अपडेट और एक सेल को आपने स्टडी भी किया वहाँ पर? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आज से 5 वर्ष पूर्व 18 जनवरी को ही त्रिपुरा में चुनाव का ऐलान हुआ था जी। तो इसको योग कहें या संयोग कहें, 18 का योग आता है 9 जी। 9 बीजेपी के लिए उस समय त्रिपुरा में लकी था। आज भी योग कहें या संयोग कहें, आज का 18 तारीख है, आज का भी जोड़ 9 आ रहा है जी। मैं दावे के साथ, चुनाव भी 18 फरवरी को हुए थे त्रिपुरा में, और योग अपनी जगह है। और ग्राउंड की जो रियलिटियाँ हैं, उन रियलिटियों को देखते हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बार भी त्रिपुरा में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनने वाली है और बीजेपी की बहुमत से जीत होगी। राजनीति में मुख्यमंत्री बदलना न बदलना ये पॉलिटिकल पार्टी का अपना निर्णय होता है जी। लेकिन 5 साल में जो पार्टी ने काम किया है, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, जो भी जनता को वायदे किए गए थे चुनाव में, उसको 100% पूरा किया गया है। वहाँ सबसे बड़ा जो चुनावी वायदा था, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 7th पे कमीशन का लागू करना जी। तो इस सरकार ने 7th पे स्केल दिया उनको। अभी आपको बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि लगभग 20% का DA उनको दिया गया है सरकारी कर्मचारियों को 7th पे स्केल देने के बाद। CPM के रूल में जहां सरकारी कर्मचारियों को 3rd पे कमीशन का मिलता था सैलरी, आज बीजेपी की सरकार आने के बाद उनको 7th पे स्केल मिल रहा है। इसके साथ ही एक जो सोशल भत्ता होता है, सामाजिक पेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं जी, CPM के रूल में 700 रुपया सामाजिक पेंशन होता था, बीजेपी के रूल में 2000 रुपया सामाजिक पेंशन हो गया है। सामाजिक पेंशन धारकों की अगर बात करें तो लगभग ये संख्या 3.25 लाख पड़ती है, और जो सरकारी कर्मचारी और जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी संख्या लगभग पड़ती है 2 लाख के आसपास। तो सीधे सीधे जो 6 लाख के आसपास लोग हैं जो सीधे सीधे वो कहीं ना कहीं सरकार से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं और उसके लाभ उनको मिला है जी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इनकम जो था CPM के शासन में, पर किसान का जो पर कैपिटा इनकम जो था वो लगभग 6000 के आसपास था पर व्यक्ति इनकम जो है, अभी जो है लगभग 11000 पहुंच गया है। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ का जो डेवलपमेंट है उसका सूचकांक भी है। लेकिन संजय जी, एक और इशू है, आपने कहा कि 2 बड़े वादे सरकार ने पूरे किए, और मैं जानता हूं कि त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी तादाद है जो चुनावों पर भी असर डाल सकती है, पेंशन को लेकर भी। लेकिन एक बड़ी मांग वहां पर चल रही है ट्राइबल लैंड को लेकर, टिपरा लैंड को लेकर, और ट्राइबल्स जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उसमें एक और है कि जो पूर्व महाराजा है वहाँ के, वो इस पूरी ट्राइबल डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा हो सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जा सकती है? नहीं, ये किसी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा नहीं है। ये त्रिपुरा लैंड की डिमांड कोई नई नहीं है जी। त्रिपुरा लैंड को लेकर के सबसे पहले राजनीति शुरू किया INPT ने जी। INPT के बाद वो पार्टी ठंडी हुई तो थोड़ा सा एग्रेशन में IPFT का गठन हुआ जी। उसने भी त्रिपुरा लैंड की पॉलिटिक्स की। लेकिन अब जब IPFT थोड़ा सा वीक हुई है तो अब महाराजा प्रद्युत ने त्रिपुरा मोथा नाम की पार्टी बना करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड की है। तो ये त्रिपुरा लैंड का डिमांड लगभग 20 साल से त्रिपुरा की राजनीति में है, और इस डिमांड के मद्देनजर भी राजनीतिक दल अपनी राजनीति जीत सुनिश्चित करते रहे हैं। और महाराजा प्रद्युत कहीं ना कहीं उनकी बीजेपी के साथ नज़दीकी है, और उनका मेल जोल है सरकार के साथ में। मुझे नहीं लगता कि वो भी बीजेपी से अलग होकर के किसी और दल के साथ जाएंगे। कल ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि CPM के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। बीजेपी से प्रीपोल हो या पोस्टपोल हो, ये परिदृश्य तय करेंगे। लेकिन बीजेपी की लोकप्रियता सिर्फ बंगाली समाज में नहीं है, सर्व समाज में है जी। रत्नाकर जी, समझाइए मुझे कि जो त्रिपुरा लैंड की बात है, क्या कांग्रेस उस पर साथ दे सकती है? किस तरह का स्टैंड है कांग्रेस का? 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन की बात किया जा रहा है जी। तो एक तरफ जो देश की जनता है और यह त्रिपुरा की जनता है, कहीं न कहीं अगर आप महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, चीज़ों का आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, उसके दाम जो दोगुने कर देंगे, तो ये पे कमीशन की बढ़ाई हुई, जो पे कमीशन में जो रकम हुई, उसके सामने बहुत ही छोटी नजर आई, और उससे कोई बहुत विशेष लाभ जनता को मिल नहीं पाएगा, क्योंकि एक तरफ महंगाई जो है कई गुना बढ़ती जा रही है, और 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन जो है कुछ मात्रा में बढ़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी जो हम लोग अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे
और हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है कि हम जहां जहां पे भी सरकार जिस राज्य में लाएंगे या केंद्र में हमारी सरकार आती है वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम्स जो है जरूर देंगे, वहां की जनता को, सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा जरूर देंगे। तो आप देखिएगा मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम की योजना जरूर लाएंगे, गैस सिलेंडर के जो बढ़ते हुए दाम है उसमें राहत देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरियों को देने का काम करेंगे। तो इस तरह से, और देखिए, और सबसे बड़ी चीज है कि ये हम सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में वादा ही नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता जो है सत्ता हासिल करना नहीं, हमारी प्राथमिकता ये है कि जहां पे भी हम जनता हमको जिस विश्वास से उम्मीद से चुन के लाती है उनकी उम्मीदों को खरा उतरना और उनका जो वहां की जनता है उसको बराबर सम्मान देना, महंगाई को कम करना, रोजगार देना, उनके जीवन यापन की चीजों की आवश्यकताओं को मुहैया कराना, ये कांग्रेस पार्टी जो है वहां पे करेगी, जहां पे भी सरकार आएगी वहां पे करेगी। और निश्चित तौर से मैं बता रहा हूं आपको कि 3 राज्यों में देख लीजिएगा, इस बार जो है इस तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और आने वाले टाइम में जब रिजल्ट आएगा तो ये प्री पोल पोस्ट पोल का जो समीकरण जो बताया जा रहा है ये सारे धरे के धरे रह जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को जनता वहां पे सत्ता में लेकर आएगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, लेकिन इस पर चर्चा जारी रखेंगे। संजय जी, एक चीज और समझना चाहता हूं मैं आपसे, सरकार वहां पर बन गई थी बीजेपी की सीपीएम को हटाकर, लेकिन मैं वोट परसेंटेज देख रहा था कि बीजेपी को वहां पर मिला था 43.4% दशमलव, और सीपीएम को मिला था 43.2%। मतलब वोट मार्जिन में बहुत फर्क नहीं था। वो उस समय नाराजगी हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक माहौल बनाया था कि सीपीएम के खिलाफ। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी एक मसला है और वोट परसेंटेज जो है ना बहुत फर्क नहीं है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको समझ के ही शायद हो सकता है मुख्यमंत्री का बदलाव किया हो। आप कैसे, और उसमें 20 सीटें ऐसी हैं जो ट्राइबल सीट्स हैं। देखिए, आपने जो अभी वोट परसेंटेज कोट किया है वो 2018 का वोट परसेंटेज जी। अगर उससे 4 साल पीछे में लेके जाता हूँ, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ जी, उस समय बीजेपी का वोट परसेंट उस स्टेट में मात्र 1.5% था जी। तो जब 1.5% से 43% कोई पार्टी जा सकती है जी, तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि क्या करिश्मा हुआ होगा जी। और जब करिश्मा हुआ है तो वो करिश्मा आगे भी बरकरार रहेगा जी। आपको मैं थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ पुराना, जहाँ जहाँ से सीपीएम पार्टी एक बार सत्ता से बाहर हुई है वहाँ उसकी वापसी नहीं होती है जी। और 2018 के बाद त्रिपुरा में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो, सभी में लगभग बीजेपी ने 99% सीटों पर जीत दर्ज की है और सीपीएम का वोट बैंक लगभग 30% से नीचे सिमट के आ गया है जी। तो वो आपको वो भी ध्यान देने की जरूरत है कि लेकिन ट्राइबल डिमांड तो है ना, ट्राइबल डिमांड राजनीति की ये इशू हमेशा से रहा है, उसके बावजूद भी ट्राइबल बीजेपी को वोट देता रहा है और देगा। बीच में एडीसी का चुनाव हुआ था, उसमें भी बीजेपी ने लगभग ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। तो एडीसी में असर दिखाई दिया था, दिखाई दिया था, लेकिन बीजेपी की जो हार हुई थी वो अलायंस पार्टनर की वजह से हुई थी। बीजेपी की अपनी सीटें आई थी, आज भी बीजेपी की एडीसी में लगभग 13 सीटें हैं जी। तो ऐसा नहीं कि ट्राइबल में बीजेपी का बेस नहीं है, बीजेपी का बेस है, करिश्मा है। ट्राइबल क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए बीजेपी ने स्पेशल पहली बार त्रिपुरा में 1300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक से ला करके खर्च कर रही है। हम लोग दिल्ली में देखते हैं पेवर्ड ब्लॉक की सड़कें, गांव के इलाके में होता नहीं है, लेकिन त्रिपुरा के ट्राइबल इलाके में आप जाएंगे तो पेवर्ड ब्लॉक की सड़कें बनाई गई हैं। 300 करोड़ रुपए स्पेशल रूप से उन सड़कों के लिए दिया गया है। त्रिपुरा में ट्राइबल के लिए सबसे बड़ी समस्या था पीने का पानी। सीपीएम की सरकार थी, कांग्रेस के बंधुओं की सरकार थी, आज़ादी के इतने साल हो गए, 50 वर्ष त्रिपुरा में इन लोगों ने राज किया, 25-20 साल कांग्रेस ने किया, 25 साल सीपीएम ने किया। 3% घरों में मात्र पीने का पानी था। आज इस 5 साल की सरकार ने अटल जलधारा मिशन शुरू किया और आज वहाँ पर लगभग 60% घरों में पीने का पाइप कनेक्शन के द्वारा पहुँचाया गया है। लोग आंकड़े की बात करते हैं और ओल्ड पेंशन की बात करते हैं। ओल्ड पेंशन के खात्मा किसने किया था? कांग्रेस के बंधु बताएं कम से कम कि ओल्ड पेंशन स्कीम का खात्मा किसने किया था। और ये राजनीतिक अवसरवाद नहीं तो क्या है? केरल में किस मुंह से जाकर के आप चुनाव लड़ेंगे? आपके कांग्रेस पार्टी के नेता अजय कुमार त्रिपुरा में अगरतला में सीपीएम के ऑफिस पे जाकर के बैठते हैं, तो आप केरल में किस हिसाब से जनता को भ्रमित करेंगे? आपका जब बेस बचाना है, आपको जब सरकार वापसी लेनी है, सत्ता आप हाथ से निकल गई है, आपको सत्ता लेना है, तो आप सीपीएम के ऑफिस में बैठ रहे हैं। और आप चाहे किसी के साथ गठबंधन कर ले, त्रिपुरा में त्रिपुरा की जनता नरेंद्र मोदी में विश्वास करती है और परिणाम नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान की, जिसमें
प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है चुनाव आयोग की, जो ऐलान कर रहे हैं नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के चुनावों की। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा त्रिपुरा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे हैं, वो हमारे साथ है। प्रेम कुमार साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता SN सिंह साहब और कांग्रेस के नेता रत्नाकर सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारों मेहमान हमारे साथ हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कुछ देर में जब डेट्स का अनाउंसमेंट होगा तो हम सीधे चुनाव आयोग चलेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। रत्नाकर जी, आपको लगता है कि मेघालय एक स्टेट में देख रहा हूँ जहाँ पर कांग्रेस की स्थिति बेहतर रही थी पिछली बार, क्या मेघालय में कुछ आप कर सकते हैं कमाल, या त्रिपुरा में CPM प्लस कांग्रेस कुछ हो सकता है? जी, आपने अभी प्रेम कुमार जी की बातें सुनी और उन्होंने जो अपना एनालिसिस दिया कि किस तरह से जो है लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। आज देखिए, भले ये त्रिपुरा में ये भले सरकार बना लिए और जनता ने इनको अप्रत्याशित रूप से चुना वहां पे, लेकिन जो जनता ने जिस उम्मीद के साथ इनको चुना, इन्होंने अपने काम उस तरह से पूरा किए नहीं, जिसका परिणाम ये है कि लोग आज जो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आज जो देश भर में ये कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा के अवसर देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, ये सारी चीजें ये वादा तो करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं। सर, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? उनकी चिंता छोड़ दो ना, आप उनकी बहुत चिंता करते हैं सिंह साहब। जी आपके मित्र हैं, मैं जानता हूं आपके मित्र हैं SN सिंह साहब, आप लेकिन उनकी चिंता छोड़िए, अब इलेक्शन में तो अपनी चिंता कीजिए ना। देखिए विजय जी, क्या है, चुनाव परिणाम, चुनाव का जो डेट अभी जो घोषणा आज हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हम अगर किसी को अलायंस बनाने का अगर कोई कवायद किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम करेंगे। समान विचारधाराओं वाली पार्टियों का बिल्कुल स्वागत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम कहीं ना कहीं अगर कोई हम हमारे साथ जुड़ना चाहता है, अगर राजनीतिक समीकरण उस तरह से बदलना, उस तरह से अगर होता है तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, तो कोई छूता नहीं है, लेकिन हमारे जो है समान विचारधारा वाली पार्टी होनी चाहिए, जो जनता के हित के लिए और जनता के हक के लिए काम करने वाली पार्टी होनी चाहिए। ठीक है SN सिंह साहब, अभी इलेक्शंस का अनाउंस होने वाला है, तो आपकी पोस्ट पोल स्ट्रेटेजी की बजाय मैं अभी प्री पोल स्ट्रेटेजी पर समझना चाहता हूँ, क्या करना चाहते हैं? पोस्ट पोल तो अब सबको पता हो ही गया कि क्या करते हैं आप। देखिए विजय जी, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बड़े भाई सिर्फ आरोप लगाते हैं कि जहां जहां सरकार है, राजस्थान में देख लीजिए, पंजाब में हाथ धो बैठे। अभी 7 राज्यों में चुनाव हुआ था, 6 राज्यों के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जगह था जो भारत के और भाग्यों से कटा हुआ माना जाता था। हमारे प्रधानमंत्री जी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट का एक अलग मंत्रालय बनाते हैं जी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं वर्तमान में मोदी जी, तो ये कहते हैं कि सभी विभाग के मंत्री प्रति महीने 2-2 बार नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे बड़ी समस्या रेल मार्ग की थी, वायु मार्ग की थी, जल मार्ग की थी, बिजली की समस्या थी, आज बड़ी बड़ी बिजली की परियोजनाएं चल रही है। 7 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, 3700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। हम जब ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं, उसको लेकर जनता के बीच में जाते हैं, और कांग्रेस के लोग सिर्फ लाभ करने का कार्य करते हैं। जब हिमाचल में एक पत्रकार इनसे पूछते हैं कि आप वैट बढ़ा रहे हैं डीजल पे, क्या इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? वो कहेंगे मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, आप एक मॉडल तो विजय जी प्रस्तुत करिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए। 2014 से कार्यों के बल पे हम 20 बड़े चुनाव जीत चुके हैं, हम 20 बड़े चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है प्रेम कुमार जी, एक बड़ा बदलाव नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में ये आया है कि 20 साल पहले तक करीब समझिए कि हिंदुस्तान का इधर का जो हिस्सा है, खासतौर से उत्तर भारत का, वो पूर्वोत्तर को अपने साथ का समझता ही नहीं था। बहुत समय तक तो बहुत सारी बातें होती रही, राजनीतिक दल भी उसको नहीं समझते थे। लेकिन जैसे SN सिंह साहब ने भी कहा, नॉर्थ ईस्ट का जब से मंत्रालय बना, क्या उससे आपको लगता है कि उसके डेवलपमेंट पे कोई बड़ा फर्क पड़ा है, एक सोच समझ में फर्क पड़ा है? देखिए, सोच पर तो फर्क निश्चित रूप से पड़ा है। जब आप नॉर्थ ईस्ट को लेकर के एक नई रणनीति लेकर जाते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की वजह भी है। लेकिन एक बात और है जो उल्लेखनीय है कैरेक्टर के हिसाब से, कि नॉर्थ ईस्ट का कैरेक्टर ऐसा रहा है कि जो केंद्र में सत्ता में होते हैं उनके साथ उनका अलाइनमेंट रहता है।
जी, ये मजबूत हुआ है, इस सरकार में भी मजबूत हुआ है। तो इस अपॉर्चुनिटी सारे सीमावर्ती राज्यों का हाल यही है कम लेकिन नॉर्थ ईस्ट को खास तौर से मैं देख रहा हूँ और कह रहा हूँ। तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर भारतीय जनता पार्टी इस रूप में तब्दील करती है कि उसका स्थायित्व बना रहे, तो ये उसके लिए उपलब्धि वाली बात होगी। लेकिन उसी का टेस्ट है ये जो 3 राज्यों में अभी चुनाव होंगे। तो त्रिपुरा, जहां पर कि वामपंथी दलों की 20 साल सरकार रही थी और हम जान रहे कि बहुत मामूली वोटों का फर्क है। अगर कांग्रेस और लेफ्ट मिल करके चुनाव लड़ते हैं तो वो फर्क आसानी से मिटता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये भी सच है कि राजनीति सिर्फ अर्थमेटिक तो होती नहीं है। तो लेकिन ये बात भी हमारे मित्र संजय जी अभी कह रही थी बातचीत में कि जो एक जगह पर चुनाव हो, अगर कांग्रेस का भी कैंडिडेट हो और लेफ्ट का भी कैंडिडेट हो, तो वहाँ के जो कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो अपनी पार्टी को, हाँ, कि मेरी पार्टी अगर अपोजिट पार्टी जीत जाएगी तो फिर अगला बार मेरा नंबर नहीं आएगा। अलायंस में खास करके ऐसा जब होता है तो वो उसको कोऑपरेट नहीं करते हैं, ये फैक्ट तो है। लेकिन अलायंस में ये कार्यकर्ताओं की भावना होती है, आम जनता की भावना थोड़ी डिफरेंट होती है। आम जनता तो अलायंस होता है तो उसका मैसेज वो लेती है। तो इसलिए इसको भी ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं देख सकते कि मिल करके लड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बेतरघात ही करेंगे। लेकिन एक फर्क तो पड़ेगा, कांग्रेस और लेफ्ट अगर मिलकर लड़ते हैं तो त्रिपुरा में खास करके वो ठीक है। संजय जी, नॉर्थ ईस्ट में और त्रिपुरा की बात जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन मैं इससे पहले जाना चाहता हूं, चुनावों से पहले की बात, 2018 से भी पहले की बात, कि आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सहयोगी संगठन है, उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में बड़ा काम किया है। क्या आपको लगता है कि जो मंत्रालय बना पूर्वोत्तर का, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम संघ के संगठनों ने किया, जिससे ज़मीन तैयार हुई जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में पूरे देश में ही कहेंगे कि बीजेपी से पहले तो जमीन अगर तैयार की तो संघ ने ही की है, और बीजेपी संघ का ही राजनीतिक संगठन है जी। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि संघ की जमीन पे हम राजनीति कर रहे हैं जी। लेकिन जब बेटा बड़ा होता है, बाप हम लोगों को जन्म देता है, बेटा जब बड़ा होता है तो उसकी अपने भी काम होते हैं, उसके जरिए उसकी प्रसिद्धि होती है जी। तो बीजेपी में सत्ता में रहते हुए अपने काम किए हैं, जनता में अपनी लोकप्रियता बनाई है, तो इस बदौलत वो राजनीति कर रही है और जनता की अपनी आकांक्षाओं पे पूरा उतरते हुए उनमें अपने विश्वास पैदा कर रही है। रही बात नॉर्थ ईस्ट को अपनाने की, तो अभी पिछले वर्ष असम में चुनाव हुए थे, दोबारा से बीजेपी की सरकार भारी बहुमत में बनी है। तो बड़े भाई जो बता रहे थे प्रेम कुमार जी कि वहाँ की जनता जो सेंटर में सरकार होती है उसके साथ रहती है जी, तो वो एक हो सकता है एक ट्रेडिशन रहती है, लेकिन पहले कई अपवाद भी रहे कि जहाँ नहीं रहती है। लेकिन बीजेपी ने अपने काम के बदौलत जनता में जो विश्वास बनाया है, मुझे लगता है कि वो विश्वास जनता आगे कायम रखेगी। जिस तरीके से असम में जीत हुई है, उसी तरीके की ऐतिहासिक जीत त्रिपुरा में होगी, नागालैंड में होगी और मेघालय में कोनराड संगमा के पार्टी के साथ होगी जी। एक और कल जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, कल और परसों 2 दिन तक, उसमें एक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई जो मुझे बताई गई, वो है कि लोकल फेसेस पर पार्टी फोकस करेगी। असम में पिछली बार हुआ था कि यहाँ से भेजा गया मुख्यमंत्री, हालांकि वो थे असम के ही, लेकिन वहाँ भेजा गया, फिर आपने चुनाव जीता और उसके बाद इस बार जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को ले आए। ऐसे ही त्रिपुरा में हुआ कि आपने दिल्ली से भेजा विप्लव देव को, वो भी त्रिपुरा के हैं लेकिन दिल्ली में काम कर रहे थे मोटे तौर पर, वहाँ भेजा गया और अब माणिक साहा को लाया गया। तो क्या ये स्ट्रेटेजी आपको लगता है ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है कि लोकल फेसेस को पार्टी यूज़ करे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बाहर का चेहरा है। सर्बानंद सोनोवाल भी वहाँ छात्र राजनीति से, उन्होंने आईसीयू से, आप मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है, आईसीयू से राजनीति शुरू करके और अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। असम गण परिषद में राजनीति किया, उसके बाद भाजपा में आए। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सीधे सीधे केंद्र के नेता रहे, वो जमीन पे लड़के खड़े होने वाले नेता रहे हैं और उनका फल राजनीतिक पार्टी के रूप में भाजपा में जब आए तो भाजपा के रूप में उनको राजनीतिक लाभ मिला, वो मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव जीता। अब पार्टी को लगता है कि किसी की उपयोगिता केंद्र में भी की जा सकती है, सरकार दोनों जगह चलानी है, डबल इंजन की सरकार है, तो अच्छे लोगों की उपयोगिता यहाँ भी है और अच्छे लोगों की उपयोगिता स्टेट में भी है। तो पार्टी को लगता है कि जिसको केंद्र में लगना है तो उसको केंद्र में लगाते हैं, जिसको स्टेट में लगना है उसको स्टेट में लगाते हैं। रही बात त्रिपुरा में नेतृत्व परिवर्तन के बाद, तो आपको पता होगा कि त्रिपुरा जैसे स्टेट से बीजेपी के संगठन में अगर कोई हरियाणा संभाल रहा है तो उसके लिए छोटी बात नहीं है। तो पार्टी सबको कब किसको कहाँ इस्तेमाल करना है वो पार्टी का नेतृत्व भली भांति जानता है। और आप मेरे से पहले मतलब ज़्यादा वाकिफ़ हैं, NDA 1 जब थी
उस समय भी कई बार लोग, प्रमोद महाजन जी जैसे, अरुण जेटली जैसे बड़े बड़े लोग कभी सरकार में होते थे तो कभी संगठन में होते थे। तो ये पार्टी समय समय पे उपयोगिता के हिसाब से प्रयोग करती रहती है। जी, आपने सरकार और संगठन और प्रमोद जी का सबका जिक्र कर दिया और नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई है, तो केवल त्रिपुरा के अलावा एक मैसेज, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से देखते रहे, क्या नेशनल एग्जीक्यूटिव में कुछ तय हुआ है कि चेहरों की अदला बदली की जाए? ऐसा तो कोई ऑफिशियली नहीं आया कि चेहरों की अदला बदली की जाएगी जी। पार्टी नेतृत्व को कहीं कुछ लगेगा तो अपने हिसाब से निर्णय लेगी, ये पार्टियों का अपना विशेषाधिकार रहता है जी। और जब कुछ होता है तो ऑफिशियली होगा तो ही पता चलेगा, अदरवाइज तो आपको ही पता है कि कैसे क्या चीज़ है। इस सरकार में तो वैसे भी जब तक ऑफिशियली नहीं होगा, अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि सारे ट्विटर जर्नलिज्म ही चल रही है, कि ट्विटर पर ही खबर आती है। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि लोकल फेसेस की जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए या किसी भी पार्टी के लिए? ये पार्टियों ने समय समय पर प्रयोग के बाद में इस चीज़ को महसूस किया है और अंततः पार्टियों को वहीं जाना पड़ता है जी। स्थानीय चुनाव स्थानीय चेहरों के बगैर नहीं जीते जाते हैं जी। लेकिन कई दफ़ा जब जैसे जिस दौर में बीजेपी अभी गुजर रही है, तो नरेंद्र मोदी जी का कद इतना बड़ा है पार्टी में कि वो स्थानीय स्तर के चुनाव भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ लेते हैं और परिणाम भी उनको अब तक मिलते रहे हैं जी। तो अगर ये एटीट्यूड, ये रुख अगर इस चुनाव में 2023 में बदलता दिख रहा है तो एक क्वेश्चन भी खड़ा होता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी का चेहरा अब इस तरीके से राज्य में जीतने का की गारंटी नहीं रह गया है? नहीं, इससे नई लीडरशिप भी तो तैयार हो सकती है ना, कि स्टेट्स में नई लीडरशिप है। मैं थोड़ा सा प्रेम कुमार जी की बात को थोड़ा सा वो करूंगा, क्योंकि जब हम बीजेपी की राजनीति को देखते हैं तो आज ठीक है मोदी जी के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी जब चुनाव लड़ती थी तो आपको ज़्यादा पता है कि अटल जी के नाम पे चुनाव लड़ती थी। तो जब पार्टी के पास चेहरा है, उस कद का चेहरा है, तो पार्टी क्यों न बुलाए जी। अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नाम पे जाती है जी, तो हार जाती है तो राहुल गांधी का दोष है, कांग्रेस पार्टी का दोष है, उनके पास चेहरा नहीं है जी। अगर बीजेपी के पास अटल जी जैसा नेतृत्व था, उनको बुलाया और जनता ने विश्वास किया। आज मोदी जी जैसा नेतृत्व है तो जनता को पार्टी बुला रही है, जनता उस पर विश्वास कर रही है। ठीक है रत्नाकर जी, कांग्रेस के पास न लोकल चेहरा दिखाई दे रहा है, न सेंटर में कोई बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है, कैसे लड़ेंगे आप चुनाव? देखिए, चेहरा के ऊपर चुनाव तो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज ये है कि जनता के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना। जनता को चेहरा ठीक है एक रहना चाहिए, लेकिन अगर जनता को अगर जो मुद्दे सरकार ने वादे किए जो वो उन मुद्दों पे खरा उतरी क्या, जनता की आशा जो अभिलाषा थी वो उन मुद्दों को पूरा किया क्या? तो हम जो है चुनाव में जब भी जाते हैं, जैसा हिमाचल में भी गए हम जब चुनाव में, तो हमने वहाँ पे जनता के मूल मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा, हमने चेहरे के ऊपर नहीं चुनाव लड़ा। तो चेहरा जो है वो एक अलग, ठीक है अगर चेहरा पे लड़ाई लड़ रहा है कोई तो अलग बात है। जैसा कि एक ही सिर्फ चेहरा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि हर चुनाव में एक ही चेहरे का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा सा जवाब मैं एसएन सिंह साहब से भी पूछ लूं, उनको भी निकलना है। सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि यदि जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी आपको? बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम तो गिनाए आपको बैठ के कार्य किए हुए हैं और क्षेत्रीय पार्टियां वहां ज्यादा मजबूत होती है जहां राष्ट्रीय पार्टी कमजोर होती है। क्योंकि कांग्रेस जब अपने अस्तित्व को रोने को, तब क्षेत्रीय पार्टियों का ज्यादा उदय हुआ। आप पूरे भारत में देख लीजिए, आपको पत्रकार है, आप हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे जगह, उत्तर प्रदेश देखिए, जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां इसलिए हावी हो जाती है, क्षेत्रीय मुद्दा इसलिए हावी हो जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दा उठाने वालों की संख्या घट जाती है, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ऐसा नेतृत्व करने वाला हो और विकास का कार्य करने वाला हो, जिन योजनाओं को हम गिनाए कि वहाँ सड़क चाहिए, वायु मार्ग चाहिए, रेल मार्ग चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, हम ऐसे बड़े बड़े ब्रॉडबैंड पे काम कर रहे हैं, PMGSY योजना लेकर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम उसको लेकर आएंगे और हम भरोसा रखते हैं कि हमने जो कार्य किया उस कार्य के नाते जनता हमको कराई। अब इस नाते कांग्रेस से कि जब कभी लोग नाराज होंगे भारतीय जनता पार्टी से तब हमको वोट मिलेगा, ये तो कांग्रेस कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता बेस पार्टी है वो लोगों को जोड़ने का कार्य करती है, परिकल्पना को पूरा करके 370 जैसी धारा को। सिंह साहब, आप लोगों को जोड़ रहे हैं, रत्नाकर जी की पार्टी तो पूरा भारत जोड़ने में लगी हुई है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हम चर्चा जारी रखेंगे तीनों विधानसभा चुनावों को लेकर। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया, एसएन सिंह साहब भी आपका बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट कर आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।